कंक्रीट में जितने कवर लगते हैं, वेट कैसे निकालते हैं, स्टील का लैप लेंथ, अगर दो स्टील का डाया अलग है तो क्या लैप आएगा, सीमेंट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, चेक्स क्या क्या है, साइट पे क्या क्या सीमेंट के टेस्ट कर सकते हैं, बाइंडिंग वायर का क्या कंजप्शन होता है, स्पेसिंग कितना होता है कवर ब्लॉक का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेवलपमेंट लेंथ आखिर होता क्या है, इसकी फार्मूला क्या होता है निकालने के लिए, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग फार्मूला होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। क्या क्या आईएस कोड्स इंपॉर्टेंट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोग को उसका बेसिक तो पता होना ही चाहिए। मिनिमम डाया ऑफ स्टील इन स्लैब, मिनिमम डाया ऑफ स्टील इन कॉलम, स्टीरअप्स की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कितना नंबर ऑफ बार होना चाहिए कॉलम में, आरसीसी कॉलम, आरसीसी का मिनिमम ग्रेड कितना होना चाहिए, डेंसिटी अलग अलग जो स्ट्रक्चर मटेरियल्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं, उसका जो डेंसिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है कंक्रीट का, स्लम्प क्या क्या होता है, अलग अलग किस किस पार्ट पे हम लोग कितना स्लम्प में करते हैं कंक्रीट, कौन कौन से टाइप के फाउंडेशन होते हैं, कितने टाइप के डीप फाउंडेशन होते हैं, फ्रिक्शन पाइल, एंड बेयरिंग पाइल। पाइल का रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले पोस्ट किया जिसमें 40,000 लगभग व्यूज़ आ चुके हैं, तो वो वीडियो आप लोग अगर देखते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको। तो इस वीडियो को सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है तो एक वीडियो जो भी 10 मिनट की लेंथ की होगी, ठीक है, जितना मैं इस वीडियो में बता पाऊंगा 10। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कंक्रीट कवर कितना होना चाहिए रेनफोर्समेंट में, फुटिंग में होना चाहिए 2 इंच और या फिर 50 mm, जो कि एक थंब रूल है, लेकिन ब्रिज कंस्ट्रक्शन में जहाँ पे कंडीशन थोड़ी वर्स्ट होती है, जहाँ पानी होता है, वहाँ पे 75 mm भी फुटिंग में ले लेते हैं। कॉलम में 40 mm, बीम में 25 mm, स्लैब में 20 mm। वेट कैसे निकालते हैं स्टील का, स्टील का वेट निकालने का फॉर्मूला होता है D²/162। इससे क्या होगा, आपका 1 मीटर में, एक स्टील का 1 मीटर में कितना वेट आएगा वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो जैसे अपना यहाँ पे D²/162, जैसे D मतलब है डाया ऑफ स्टील, जैसे 10 का डाया है तो D²/162.2, तो यहाँ पे इसका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.617 मतलब 617 ग्राम 1 मीटर में। तो आपको अगर एक जो स्टील आता है वो 12 मीटर का आता है, तो 12 मीटर इंटू कितना करेंगे, 1 मीटर का इतना आया, तो 12 मीटर का कितना आएगा, 12 × 617 ग्राम। तो ऐसे करके हम लोग वेट निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि डी की जगह आपको डाई ऑफ स्टील डाल देना है, ठीक है, आपका 1 मीटर का लेंथ पकड़ में आ जाएगा। सब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। वो पॉइंट ये है कि लैप लेंथ अगर आपको 2 स्टील का निकालना है, जैसे आपका लैप लेंथ अगर 50 है, 50 डी दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि सॉरी अगर आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा हो, जैसे कोई स्टील का दिया हुआ लैप लेंथ, ये 10 mm का है, ये 12 mm का है, ठीक है, ये 10 mm, ये 12 mm, ठीक है। अब यहाँ पे 50 डी लैप देना है, तो आप लैप 50 × डी, ये डाया कौन सा पकड़ोगे आप, 12 mm वाला या 10 mm वाला, आप हमेशा स्मॉलर डाया पकड़ोगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो 50 डी है, जैसे एग्जांपल एक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 50 × डी, तो ये डी में आप डाया पकड़ोगे जो सबसे मिनिमम होगा, जैसे 10 mm वाला अपना सबसे मिनिमम में, तो 50 × 10 मतलब 500 mm, और 15 × 12 अगर आप करते हो तो गलत हो जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं देना है। तीसरा है 3 मेन टेस्ट है लैब में। लैब में जो टेस्ट होता है एक फाइनेंस टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 100 ग्राम सीमेंट लिया जाता है, उसको 90 माइक्रोन के सीव से चाला जाता है इसमें, ठीक है। 10% से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए इसके ऊपर, अगर रुक गया तो सीमेंट का जो बल्कर है या जो सीमेंट का बैग है वो ख़राब हो चुका है, उसको हम लोग पास नहीं करेंगे। कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट वाटर सीमेंट रेशियो के लिए किया जाता है। वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब होता है कितना वाटर बाय वेट, हम लोग कितना ले रहे हैं सीमेंट के वेट के हिसाब से, ठीक है। जैसे एक बोरी सीमेंट में हम लोग 20 लीटर वाटर लिए, ठीक है, एक बोरी में कितना होता है 50 kg, तो 20 20 लीटर मतलब 20 किलो, मैं क्या बोला था, कितना केजी वाटर ले रहे हैं कितने केजी सीमेंट में, तो 20 डिवाइडेड बाई कितना सीमेंट है 50, तो करोगे तो आएगा 0.4, तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो गया, W/C हो गया 0.4, ओके।
कंप्रेसिव टेस्ट जो कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गया। कंप्रेसिव टेस्ट क्या होता है? कंप्रेसिव टेस्ट अपना जो क्यूब होता है, क्यूब कास्ट करते हैं, क्यूब को हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं यूटीएम मशीन में लोड देके कितने में फेल हो रहा है, उससे हम लोग चेक करते हैं कि क्या स्ट्रेंथ आ रही है। साइड पे क्या चेक कर सकते हैं सीमेंट का? डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। 3 महीने से ज़्यादा अगर सीमेंट हो गया हो उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, तो वो सीमेंट हम लोग यूज़ में नहीं लेंगे, क्योंकि 3 महीने के बाद उसका स्ट्रेंथ 20% से 30% कम हो जाता है, और 12 महीने में 50 से 60% स्ट्रेंथ सीमेंट का कम हो जाता है। अगर सीमेंट की बाइंडिंग प्रॉपर्टी खत्म होगी मतलब कि सीमेंट पूरा का पूरा खराब हो चुका है। बाइंडिंग वायर कंजप्शन कितना होता है? 7 से 13 किलो पर टन। एक बाइंडिंग वायर का जो डाया होता है, यहाँ पे जो एरिया होगा वो 1 mm² मिनिमम होना चाहिए एज पर मॉर्थ, ठीक है, और एज पर IS कोड भी दिया हुआ है ये, ठीक है। तो 1 mm² मिनिमम होना चाहिए। मोस्टली हम लोग 18 गेज गेज में इसको नापते हैं, बहुत पतला होता है, 18 गेज का यूज़ करते हैं। स्पेसिंग कितना होना चाहिए कवर ब्लॉक का? IS कोड्स में दिया हुआ है। अगर आप वॉल कर रहे हो, जैसे कोई वॉल की शटरिंग लगाई आपने, एक कवर ब्लॉक यहाँ लगा रहे हो तो दूसरी कवर ब्लॉक की डिस्टेंस होनी चाहिए वो सेंटर टू सेंटर 1 मीटर होनी चाहिए मिनिमम। जैसे कोई राफ्ट है, ठीक है, अगर कोई राफ्ट है तो यहाँ पे आपने किया, तो अगर ये राफ्ट है तो एक हर कवर ब्लॉक का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 1-1 मीटर की दूरी पे होने चाहिए, ठीक है। अगला डेवलपमेंट लेंथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है कि आपका कोई अगर यहाँ से बीम जा रहा हो, ठीक है, इधर से एक बीम आ रहा हो, इस बीम में आप इसको मिला रहे हो इस बीम में, तो आपको जो स्टील बीम का आ रहा है वो कितना अंदर इस बीम के अंदर डालना है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। सिंपल सा बात है, ताकि इस बीम का जो लोड है इस पे ट्रांसफर हो पाए, ये जो बीम जा रहा है, और यहाँ कॉलम होगा तो कॉलम के थ्रू नीचे आ जाए, ठीक है, समझ में आया? तो इसको निकालने का सिंपल सा आइडिया क्या है? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 0.7 FY इंटू डाया ऑफ स्टील अपॉन 4 सिग्मा 4 टॉ BD, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 0.87 FY, FY मतलब ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील अगर मान के चलिए 500 है तो यहाँ 500 डाल देना है। डाई ऑफ स्टील 10 mm है तो 10 mm लिख देना है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। और अगर अपॉन 4 टॉ BD, ये टॉ BD का जो एक ही चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये टॉ BD। ग्रेड ऑफ स्टील आपको पता होगा, डाई ऑफ स्टील पता होगा, टॉ BD मतलब बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो वो जो होता है M20 का 1.2 होता है, ये आपको IRC 112 में मिल जाएगा। IRC 112 अगर आप पढ़ते हो अच्छे से तो आपको टॉ BD का यहाँ पे टेबल बना होगा, उसमें M20 M25 ऐसे करके टेबल बना होगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखी होगी, ठीक है। M30 एंड अबव में 1.8 तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं डेवलपमेंट लेंथ, कितना अंदर तक स्टील डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट IS कोड्स कौन कौन से हैं? IS 456-2000 जो कि हम लोग को इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, प्लेन एंड RCC कंक्रीट के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है IS 2911, ठीक है, ये होता है पाइल के लिए। पाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइल के लिए अपना मॉर्थ मॉर्थ 1100 ये पढ़ना है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IRC 78 फॉर रोड ब्रिजेस। अगर आपको गटर का नॉलेज चाहिए तो आपको IS 1343 पढ़ना है। PVS बनाने के लिए आपको IS 2502 आना चाहिए। मिक्स डिजाइन के लिए IS 10262 आना चाहिए, पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। मिनिमम डाई ऑफ स्टील इन स्लैब कितना होना चाहिए? 8 mm। मिनिमम डाई ऑफ स्टील इन कॉलम कितना होना चाहिए? 12 mm, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अल्टरनेट स्टील आपका भले ही 10 mm का हो सकता है, लेकिन जो मेन बार जो राफ्ट में जाता है, ये राफ्ट है अगर आपका, ये वॉल है, कोई मेन बार वॉल का आ रहा हो तो वो 12 mm होना चाहिए। कोई कटलमेंट बार होता है जो छोटा छोटा अल्टरनेट बार होता है, वो 10 mm भी हो सकता है, नो इशू, ठीक है। एक कोई बीम है, ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, इसमें स्टीरअप्स है, ये स्टीरअप्स है, ठीक है। ये स्टील आ रहा है, इसका एल जा रहा है इधर दूसरे कॉलम में जा रहा है, ठीक है। तो स्टीरअप्स की मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है एक से दूसरे स्टीरअप की, कोई भी बीम का? तो वो होता है 250 mm। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो बीम होता है जॉइंट के पास, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे शेयर आता है, सबसे ज़्यादा लोड यहाँ पे आता है, टूटने का बीम यहीं से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रैक करने का सबसे ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से बेंड होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्रैक करेगा तो ये बीम यहीं से फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग
स्टीरअप्स का जो स्पेसिंग है स्पेसिफिकली यहाँ पे कम देना चाहिए, इधर थोड़ा सा 250-200 रहेगा चलेगा, इधर 150 लगभग में डिज़ाइन किया जाता है। मिनिमम साइज ऑफ आरसीसी कॉलम 230 बाई 230 होना चाहिए, 9 इंच बाई 9 इंच। ठीक है, अगला आइए मिनिमम नंबर ऑफ बार इन कॉलम। कॉलम का जो होता है, ये कॉलम है, कॉलम में हमने कवर दिया, ये स्टीरअप है, स्टीरअप में चारों कॉर्नर में एक एक स्टील यहाँ पे आना ही चाहिए। टोटल 4 नंबर ऑफ बार होना चाहिए और डाई ऑफ स्टील शुड बी ग्रेटर देन शुड बी एटलीस्ट 12 mm। ठीक है, मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी वर्क, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी वर्क वो होना चाहिए M20। ठीक है, वाई यू यूज स्टील इन आरसीसी, आरसीसी में हम लोग स्टील क्यों यूज़ करते हैं, वो इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हम लोग जो इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, ठंड में या गर्मी में जो स्टील जो फैलता है उससे कंक्रीट को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि कंक्रीट भी उसी रेट में फैलता है। तो यहाँ पे कोई क्रैक नहीं आती है। इसके बॉन्ड में क्या होता है, स्टील में आप देखोगे रिप्स बना रहता है, ऐसे 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 रहता है। कोई स्टील होता है, जैसे ये कोई स्टील है तो उसमें देखोगे ऐसे 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 बना रहता है। अगर ये फैलने के कारण बॉन्ड अगर टूट गया तो फिर इस स्टील का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसकी फैलने की और सिकुड़ने की जो क्षमता है, जितना वो फैलता है जितना वो सिकुड़ता है वो सेम कंक्रीट के हिसाब से होता है। डेंसिटी अलग अलग मटेरियल की, स्टील की मटेरियल की डेंसिटी होती है 7850 पर एम क्यूब, मतलब 1 m³ 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा अगर अपना एक कोई बॉक्स है पूरा स्टील का, तो उसका जो वेट होगा वो 7850 किलो होगा। पीसीसी को अगर हम लोग इस बॉक्स के अंदर पूरा भर देते हैं, ठीक है, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर गहरा, तो वो 2400 किलो का बॉक्स होगा। ठीक है, आरसीसी इसमें थोड़ा स्टील डाल देते हैं तो हम लोग 2500 पकड़ सकते हैं, इसमें पूरा सीमेंट डाल देते हैं तो 1440। 1 m³ में कितना केजी सीमेंट होता है, 1440। ठीक है, सैंड कितना होता है, 1600 किलो, सॉरी, यस, ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मिनिमम नंबर ऑफ बार इन कॉलम, ये बता दिया, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, वाई यूज स्टील इन आरसीसी ये भी बता दिया, ग्रेड ये भी बता दिया। वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होता है, कोई भी सूखा चीज़ वो ज़्यादा होता है। जैसे सीमेंट हमने ले लिया 100 किलो, ठीक है, 100 हमने ले लिया, अ, एक तसला अगर हम सीमेंट लेते हैं, ठीक है, अगर उसमें हम पानी डालते हैं, उसका मिक्स बनाते हैं 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो से, तो वो जो हो वो कितना कम हो जाएगा, वो 46% अपना साइज का कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं। ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.54 टाइम्स इंटू वेट वॉल्यूम। ठीक है, मास कंक्रीट का जो स्लम्प होता है, मतलब जिसमें स्टील नहीं होता है, जैसे कि अपना कोई सा भी अगर कर्टेन वाल वगैरह हो गया, तो उसमें क्या होता है, जो जो स्लम्प होता है वो 20 mm से 75 mm होता है। ठीक है, अलग अलग कामों में क्या क्या स्लम्प होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। रेनफोर्समेंट अगर बहुत नॉमिनल सा है, आराम से छोटा मोटा रेनफोर्समेंट है, टॉप है बॉटम है ऐसा ऐसा है, तो उसमें स्लम्प होगा, कंक्रीट आराम से अंदर चला जाएगा। ठीक है, पोर करने पे तो 25 mm से 75 mm का स्लम्प होना चाहिए। स्लम्प क्या होता है, स्लम्प हम लोग को वर्केबिलिटी बताता है। स्लम्प कैसे नापते हैं, यहाँ पे ये मशीन होता है, स्लम्प एपरेटस होता है, इसमें कंक्रीट भरते हैं, 4 लेयर में इसको टैंपिंग करते हैं, इसको फिर यहाँ से उठाते हैं और जो कंक्रीट हम लोग फिर चेक करते हैं यहाँ पे लगा के कि ये कंक्रीट किस लेवल तक रुका। तो जितना नीचे जाएगा उतना ज़्यादा स्लम्प होगा, नीचे जाने का मतलब वो फैल जाएगा कंक्रीट पूरा। ठीक है, हेवी रेनफोर्स्ड, अगर रेनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा हेवी है, पास पास है, ठीक है, तो वहाँ पे कंक्रीट बहने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग का 50 से 100 होना चाहिए। ट्रीमी कंक्रीट जो अपना पाइल होता है, ठीक है, पाइल होता है, पाइल में ये ट्रीमी है। ठीक है, अब ट्रीमी में कंक्रीट अगर हम लोग डाल रहे हैं ऊपर से, तो इसमें सरकने के लिए, नीचे जाने के लिए, ताकि ये कंक्रीट यहाँ से भरता हुआ ऊपर आए, तो हम लोग को स्लम ज़्यादा चाहिए, तो ये 150 से 200 होता है। ठीक है, ओके। पीसीसी के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चालू करने से पहले कोई एक्सकवेशन होता है, ये एक्सकवेशन हुआ है, यहाँ पीसीसी कर रहे हैं, तो ये पीसीसी का जो ग्रेड होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग राफ्ट बांधेंगे। ठीक है, तो ये जो पीसीसी हम लोग कर रहे हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये होना चाहिए 25 से 75 के बीच का स्लम्प। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैलो फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन के कितने टाइप्स होते हैं, स्प्रेड फुटिंग, मतलब एक फुटिंग ऐसा रहता है,
ठीक है, स्क्वायर शेप का। इसमें कॉलम खड़ा होता है ऐसे। रुकिए, साइड से आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ से कोई ऐसा फुटिंग आप देखते होगे, इसमें सिंगल कॉलम ऐसे खड़े रहते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्प्रेड फुटिंग। ठीक है। कंबाइंड फुटिंग किसको बोलेंगे? जिसमें दो कॉलम मिला दिया जाए ऐसे करके, एक कॉलम इसमें हो जाएगा, एक कॉलम इसमें हो जाएगा, ठीक है, इधर बीम आ जाएगी ऊपर में। तो इसको बोलते हैं, इस फुटिंग को बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग, जिसमें दो और दो से ज़्यादा कॉलम हो जाए। स्ट्रिप फुटिंग लोड बेरिंग वॉल के लिए किया जाता है। राफ्ट फुटिंग एक बॉक्स टाइप से स्ट्रक्चर है कोई, तो ये अगर ये राफ्ट है, ये वॉल है, ये वॉल है, ये स्लैब है, इसके बीच से पानी जाए चाहे आदमी जाए, तो नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग राफ्ट। ये एक साथ ही हम लोग बांधते हैं, तो इसको बोलते हैं राफ्ट और मैट फुटिंग। टाइप्स ऑफ डी फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, फ्रिक्शन पाइल एंड बेरिंग पाइल। फ्रिक्शन पाइल किसको बोलते हैं? फ्रिक्शन पाइल बोलते हैं जो भी पाइल, ठीक है, इसका जो लोड आ रहा है पाइल पे, ऊपर से ब्रिज का जो लोड आ रहा है वो इस पाइल पे, इस नीचे भी मिट्टी है, इधर भी मिट्टी है, सब तरफ मिट्टी है, तो ये लोड इसके फ्रिक्शन से, जो मिट्टी का इसका साइड का फ्रिक्शन होगा उससे लोड ट्रांसफर होगा मिट्टी पे, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन पाइल। एंड बेरिंग पाइल उसको बोलेंगे, नीचे पत्थर है, पत्थर के अंदर हम लोग इसको थोड़ा सा अंदर इम्बेड करेंगे मशीन के हेल्प से, ठीक है, और इस पे रेस्ट करा देंगे। तो नीचे पूरा पत्थर है, थोड़ा घुसा दिया अंदर ताकि ये लोड टोटली इस पत्थर पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, साइड से कुछ नहीं हो, ठीक है। एफ ई 500 में ये एफ ई क्या होता है, ठीक है, तो एफ ई होता है फेरस, ठीक है। 500 ये क्या होता है? ये होता है इसका यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये होता है यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रेंथ जिसके बाद जो स्टील का ऐसा स्ट्रेंथ जिसके बाद स्टील कंप्लीट फेल हो जाए और वहां से परमानेंट वहां पे उसका रप्चर दिख जाए। कोई भी स्टील को इतना मोड़ो और उस पॉइंट पे जाके, जिस पॉइंट पे वो जाके टूट जाए या बेंड हो जाए, जिसके कारण वो परमानेंट सीधा ना हो पाए, ठीक है, तो उसको, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे उसका यील्ड स्ट्रेंथ। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ पाइल कितना होना चाहिए? 0.4%, ठीक है। पॉलीमर क्यों यूज़ करते हैं हम लोग पाइल में? पॉलीमर इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो पाइल होता है, पाइल हम लोग मिट्टी के अंदर करते हैं। मिट्टी पाइल मतलब हम लोग यहाँ पे बीच में जो रिग मशीन से हम लोग खोदते हैं पूरा, एक पाइलिंग का एक मेथड होता है जिससे हम लोग फाउंडेशन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फाउंडेशन खोद रहे हैं, ठीक है, बहुत डीप जा रहे हैं, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, तो साइड से ऊपर से मिट्टी यहाँ पे गिरे ना, तो एक यहाँ पे फिल्म बनता है, ताकि इसके कारण यहाँ पे साइड वाली मिट्टी पे स्ट्रेंथ होता है और ये मिट्टी फेल नहीं करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हुक लेंथ क्या होता है? जो अपना पाइल होता है उसको हम लोग हुक के हेल्प से हम लोग केसिंग पे लगाते हैं हुक को, और केज को हम लोग एक कट ऑफ लेवल से जितना मांगा गया है उस लेवल तक हम लोग ऊपर रखते हैं। इसके हेल्प से तो इसको वेल्ड करके केसिंग से हम लोग यहाँ पे इसको फंसाते हैं, तो उसको बोलते हैं हुक लेंथ। इसका मैं निकालने के लिए अगला वीडियो में समझा दूंगा। अगले वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने कलीग्स पे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।